अरे बहू जरा घड़ी में तो देखो कितने बज गए हैं। सूरज माथे पर आ गया, तुम अब तक सो रही हो। यह क्या बात हुई? घर में इतने काम पड़े हैं, तुम्हारे ससुर जी के लिए सुबह से कितनी बार चाय बना चुकी हूं मैं। मेरी भी तो उम्र हो गई है, घुटनों में कितना दर्द रहता है। यह है मंगला, सुबह से लेकर शाम तक अपनी बहू को सिर्फ और सिर्फ काम बताती रहती है। माँ जी अभी सिर्फ 7 बजे हैं, आप तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे दोपहर के 12 बज गए और मैं सोई पड़ी हूँ। वाह भाई वाह, ये आजकल का ज़माना अभी ना बड़ा अजीब आ गया है। 2 शब्द ज्ञान के बहू को सुना दो तो बहू से 4 शब्द सुनने पड़ते हैं। हमें तो हमारे सास के सामने मुंह खोलने की भी इजाज़त नहीं थी। सुबह 4 बजे उठते थे हम, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आंगन साफ करते थे, बड़ी रंगोली बनाते थे। अब तो गैस, गीज़र, हीटर कितना कुछ है। तब तो हम घर के सभी नहाने का पानी भी चूल्हे पर गर्म करते थे। पहले हम सब एक साथ रहते थे, पूरे मिलाकर 25 लोग थे। अब हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, और तुमसे उनका भी नहीं होता। माँ जी तब औरतें भी ज़्यादा होती होगी ना काम करने के लिए, सब कुछ आप अकेले थोड़ी ना करती थी। यहाँ 4 लोग रहते हैं लेकिन घर का सारा काम तो मैं अकेले करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम अपने काम गिनवाओगी? अभी ओम को बताती हूँ कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाने लगी हो। वो आता ही होगा जिम से। नहीं माँ जी, इनसे कुछ मत कहना, खामखा सुबह घर में कलेश हो जाएगा। वो मेरे पेट में कल रात को काफ़ी दर्द था, तो अभी सुबह सुबह आँख लगी थी ना, इस वजह से मुझे देर हो गई उठने में। नहीं तो मैं हर रोज़ आपसे पहले ही उठ जाती हूँ ना माँ जी। बस बस, अब मेरी बराबरी मत कर, मैं सास हूँ तेरी। जल्दी से स्नान कर ले और काम पर लग जा। खाना कपड़ा बर्तन होने के बाद आज घर की साफ सफाई भी करनी है। इतनी धीमे धीमे काम करती हो तुम कि रोज़ के काम करते करते फिर दिन निकल जाता है। तुम्हारा हाथ और दिमाग दोनों भी बिल्कुल तेज़ नहीं है। मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। और मंगला चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी सास को मेरे काम की कदर होगी। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर घर के काम करती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला कि मेरी सास मेरे सिर पर आकर बैठ जाती है। ये सास होना भी अलग ही धर्म संकट है। पहले घर में काम वाली थी, उसे भी निकाल दिया, जैसे घर में बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हैं ये लोग। थोड़ी देर बाद, बहू मेरी चाय। लाती हूँ पापा जी। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही दे दे। आज खाना खाकर ही जाऊंगा दफ्तर देर से। जी पापा जी, बस 1 मिनट, चाय तैयार है, नाश्ता भी लाती हूँ। उस रामू चाय वाले से तो ज़्यादा चाय बनाती हूँ मैं दिन भर। मंगला मार्केट से सब्जी लेकर वापस आती है। वाह बहू, फ़ोन पर गप्पे लड़ा रही हो। लगता है घर के सारे काम निपट गए। नहीं माँ जी, बस घर के काम कर रही थी, लेकिन मम्मी का फ़ोन आ गया तो उनसे 2 मिनट बात करने के लिए बैठ गई। हाँ, 2 मिनट क्यों, अच्छे से 1 घंटा बात करो अपनी माँ से। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। मम्मी बाद में फ़ोन करती हूँ, बहुत काम बाकी है। अरे फ़ोन क्यों कट किया, कर लेती बातें, कुछ रह गया होगा ना। वो क्या ना, घर के काम हो ना हो, लेकिन मम्मी से दिन में 10 बार बात होना ज़रूरी है कि नहीं? माँ जी लीजिए, दीदी का फ़ोन आ रहा है। सुबह से 6 बार फ़ोन कर चुकी हैं। दीदी को कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होगी आपसे शायद। हाँ तो कुछ खास बात ही होगी, नहीं तो अदिति कभी इतनी बार फ़ोन नहीं करती। उस बेचारे को वक्त ही कहाँ होता है। उसकी सास उसे दिन में 100 काम बताती रहती है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि हर एक काम के बाद अपनी मम्मी से गप्पे लड़ाने बैठ जाए। मंगला अपने कमरे में जाती है। माँ जी के हिसाब से इनकी एक अकेली बेटी है जो बेचारी और मासूम है, नहीं तो दुनिया की सारी बहू 1 नंबर की कामचोर। मैं हाथ मुंह धोकर आ भी गई, लेकिन तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। माँ जी मैंने खाना लगा दिया है टेबल पर, आपका इंतज़ार कर रही थी। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी खाना खा लो, आज पूरा किचन साफ करेंगे। मेरे पुराने बर्तन कब के पड़े, दिवाली पर भी तुमने साफ नहीं किए। हाँ ठीक है ना, मैं अभी कमला बाई को फ़ोन कर देती हूँ, हम दोनों मिलकर सारे बर्तन साफ कर देंगे। बहू तुम भूल गई क्या? हमें कमला बाई को काम से निकाल कर 2 साल हो गए हैं। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, अभी घर में ज़्यादा काम है तो बुला लेते हैं, और फिर काम के हिसाब से पैसे भी दे देंगे। हाँ दे देंगे ना पैसे। पैसे क्या पेड़ पर लटकते हैं? तुम्हें तो पैसे खर्च करने की बिल्कुल अकल नहीं है बहू। बहाना मिला नहीं कि पैसे उड़ाती रहो। अरे ज़रा संभल कर खर्च करना सीखो। मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। वैसे भी कमला बाई आजकल बड़ी कामचोर हो गई है, कोई काम ढंग से नहीं करती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका काम। तुम अपनी हो तो तुम काम भी अपना समझ कर करोगी ना। चलो खाना हो गया, मैं तुम्हें बर्तन निकाल कर देती हूँ। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो कमला बाई का सारा काम इन्हें अच्छा लगता था। मेरी शादी क्या हो गई, कमला बाई का काम खराब लगने लगा। ये सारे बहाने मुझसे काम करवाने के। बहू के नाम पर नई नौकरानी जो मिल गई है इन्हें। चलो श्रावणी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सास के तानों का लाउड स्पीकर फिर से बजने लगेगा।
बेचारी श्रावणी के आगे साफ करने के लिए मंगला घर के सारे बर्तन रख देती है और खुद बैठ जाती है सोफे पर आराम से। श्रावणी अकेली ही सारे बर्तन साफ करती है। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है। शाम को, बहू हो गया क्या सारा काम? हाँ माँ जी, सारे बर्तन साफ हो गए। दिखाओ मुझे, नहीं तो तुम गीले डिब्बों में दाल चावल रख दोगी और सब में कीड़े पड़ जाएंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो। राशन के लिए मेरे बेटे के पैसे खर्च होते हैं, तुम्हारा क्या? तुम थोड़ी ना हमें या फिर इस घर को अपना समझती हो। काम करवाने से पहले तुम अपनी हो, अपना समझकर काम करोगी। कमलाबाई का क्या भरोसा, वो तो एक नौकरानी है। और काम करवाने के बाद तुम थोड़ी ना हमें या फिर इस घर को अपना समझती हो। पता नहीं लोग कैसे आसानी से दोगले बन जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सच तो यह है कि बहू ससुराल को अपना मान लेती है, लेकिन ससुराल वाले उसे यकीन दिलाते हैं कि वो पराए घर से आई है और हमेशा पराई ही रहेगी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ओम और ओम के पापा अभी आते होंगे। अभी रात का खाना बनाना बाकी है। तुम और तुम्हारे धीमे काम में तो परेशान हो गई हूँ भाई। थोड़ी देर बाद ओम और प्रभाकर घर आते हैं। ओ श्रीमती जी, एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय तो पिला देना, आज बड़ी थकान लग रही है। और हाँ, हमारा दोस्त आने वाला है घर पर, तो 2-4 अच्छे रजवाड़ी व्यंजन बना देना खाने में। हाँ हाँ, पिलाती हूँ चाय। ए बहू, ज़रा 2 कप अदरक वाली चाय बनाना। जी माँ जी। ऐसा खाना बनाऊंगी ना क्या आपके दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जाइए आप फ्रेश होकर आइए। प्रभाकर वहाँ से चला जाता है। बहू इधर आओ, रात को इनके दोस्त आने वाले हैं खाने पर। जल्दी जल्दी स्वादिष्ट रजवाड़ी खाना बनाओ। मेहमानों को खुश करना रिवाज है हमारे घर का। जी माँ जी। सुबह से बर्तन साफ करते करते कमर की तो बैंड बज गई है, अब ऊपर से ये खाना। माँ जी बस हुक्म चलाने में माहिर है, कभी भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। दिन भर बर्तन साफ करते करते श्रावणी थक गई थी, लेकिन फिर भी बेचारी प्रभाकर के दोस्त के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। प्रभाकर का दोस्त घर आता है, उंगलियां चाट कर सब खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रभाकर का दोस्त चला जाता है। वाह श्रीमती जी, क्या खाना बनाती हो आप। पिछले 2 सालों से हम बहू के ही हाथ का खाना खा रहे हैं। वो भी अच्छा बनाती है, लेकिन आपके हाथ का स्वाद कहाँ। मेरा दोस्त खुश हो गया, काफ़ी तारीफ कर रहा था आपके बनाए हुए खाने की। हाँ, स्वाद तो मेरे हाथों में है ही। अब बहू को कहाँ कुछ आता है, धीरे धीरे सिखा रही हूँ, सीख जाएगी बेचारी। श्रावणी को प्रभाकर और मंगला की बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। श्रावणी से मंगला घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। आज भी वही हुआ, खाना बनाया श्रावणी ने और तारीफ हुई मंगला की। श्रावणी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद, बेटा अदिति, आज अचानक सब ठीक तो है? कितनी दुबली पतली हो गई हो तुम, कुछ खाती भी हो या नहीं? सुबह होती नहीं कि मेरी सास मेरे सर पर काम की लिस्ट लेकर खड़ी हो जाती है। मम्मी, काम करते करते इतनी थक जाती हूँ, ठीक से खाना खाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे रे रे, मेरी बच्ची, ये ससुराल वाले भी कैसे होते हैं ना। उनकी खुद की बेटी कहीं ब्याही होती है, लेकिन फिर भी अपनी बहू पर जुल्म करते हैं। काश हर ससुराल में बहू को बेटी की जगह मिले, सब कुछ कितना बदल जाएगा। नहीं तो तुम्हारी भाभी दिन भर आराम करती रहती है। देखो तुम आई हो, लेकिन अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। अब कितनी अच्छी हो मम्मी, भाभी का कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी सास भी ऐसी होती। ये सब तो दिखावा है दीदी, मुझसे पूछो। मैं बताती हूँ आपकी माँ की और मायके वालों की असलियत। सिर्फ नाम की बहू हूँ मैं, इज्जत तो नौकरानी के बराबर की है। या मन में क्या पुट पुट कर रही हो? हाँ, अब चाय नाश्ता लाया है तो दे दो अदिति को। जी माँ जी। अरे अब मुंह क्या देख रही हो हमारा, जाओ जल्दी से अदिति के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। श्रावणी वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे अदिति और मंगला की सारी बातें सुनाई दे रही थी। माँ, आपने खाने के लिए क्यों रोक लिया? मैं पीहू के स्कूल गई थी, वहाँ से इधर आ गई। काफ़ी काम पड़े हैं अभी घर पर। अरे तुम भी ना अदिति बुद्धू हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरों की तरह घर के सारे काम करने की। अपने सास के खिलाफ पति के कान भरना और घर में नौकर लगा लेना। पीहू के पढ़ाई का बहाना बनाकर काम से बच जाना, नहीं तो सबसे रामबाण उपाय, कोई कुछ भी काम बताए तो सीधे बीमारी का बहाना बना देना। फिर सारे काम तुम्हारी सास को ही करने पड़ेंगे, फिर आएगी उसकी अकल ठिकाने। आई बड़ी मेरी बच्ची को सताने वाली। अच्छा जी, यहाँ खुद बहू से घर के सारे काम करवाती है। बहू को नौकरानी बनाकर रखा है और बेटी को काम से बचने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, आप ही का ज्ञान अब आप पर ही भारी पड़ेगा। अगर आपको बहू की कदर नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ आप लोगों की कदर। देखना अब ये श्रावणी क्या क्या करती है। कुछ दिनों बाद,
बहू मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना, तब तक मैं नहा लेता हूँ। जी पापा जी। अरे बहू कितना खांस रही हो तुम। हाँ पापा जी, कल छत पर कपड़े निकालने गई थी तो जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने की वजह से मुझे ना जुकाम हो। अरे अरे देखो फिर से खांसी आ गई। अब ऐसे खांसते खांसते तुम चाय नाश्ता बनाओगे तो हम सबको भी तुम्हारे जुकाम का इन्फेक्शन हो जाएगा। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मेरे लिए चाय मंगला बना देगी। हाँ हाँ बना देगी ना मंगला। अब घर में बहू के होते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा। जरा सी बारिश में क्या भीग गई, ये बीमार पड़ गई, नाजुक कली कहीं की। अरे एक दिन की तो बात है, कल ठीक हो जाएगी बहू। और माँ आज के दिन कपड़े बर्तन भी तुम ही कर लेना, नहीं तो ठंडे पानी में हाथ डालने की वजह से इसका जुकाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वाह श्रावणी वाह, क्या बहाना बनाया है। तुम्हारी महान सासू माँ को तुम पर शक भी नहीं हुआ। वेल डन। चलो आज दिन भर मस्त आराम करूँगी शाम के वक्त। हाय राम, दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर बैठ गई। ये बहू का जुकाम मुझे भारी पड़ गया। अभी जाकर पहले बहू के लिए काढ़ा बनाती हूँ। अगर इसका जुकाम ठीक नहीं हुआ तो कल फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। अगली सुबह। अरे वाह बहू, आज सुबह सुबह उठ गई। लगता है मेरे काढ़े ने तुम्हारे जुकाम को भगा दिया। चलो जाओ, अब जल्दी से ना मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आवाज़ इतनी दर्द भरी क्यों है? कल कितने दिनों बाद माँ जी के हाथ का खाना खाया, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अभी अपने लिए अजवाइन का पानी ही बनाने जा रही हूँ किचन में। आपकी चाय बना देती हूँ माँ जी। अरे बहू रहने दो, मंगला बना लेगी अपने लिए चाय और तुम्हारे लिए अजवाइन का पानी भी बना देगी। जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। श्रावणी वहाँ से चली जाती है। मैं आपको जवान औरत लगती हूँ क्या? कल से देख रही हूँ मैं घर के सारे काम आप मुझसे करवा रहे हो। अरे श्रावणी हर रोज़ घर के सारे काम करती ही है ना। अब 2 दिन वो बीमार है तो करने दो उसे आराम। अगर उससे कुछ हो गया ना तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम बहू के पीछे मत पड़ जाना। प्रभाकर दफ्तर चला जाता है। मंगला भी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अब घर के सारे काम करेंगी श्रीमती मंगला देवी। मैं तो मस्त दिन भर आराम करूँगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, काम से बचने के नए नए बहाने ढूंढना। मज़े ही मज़े। शाम के समय महारानी खुद आराम फरमा रही है और मैं यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही हूँ। मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर ये बीमार पड़ी है ना। आज मैं स्वादिष्ट खाना तो बनाऊंगी, लेकिन हम सबके लिए। इससे तो आज मैं फीकी खिचड़ी ही खिलाऊंगी। आई बड़ी सास के हाथ का खाना खाने वाली। मंगला सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन श्रावणी को सिर्फ खिचड़ी खिलाती है। ये क्या बात हुई? इस बीमारी के बहाने ने काम से तो बचा लिया, लेकिन अब हर रोज़ बीमार होंगी तो हर रोज़ ये फीकी खिचड़ी खानी पड़ेगी। कहीं ये बीमारी का नाटक मुझ पर भारी ना पड़ जाए। 2-3 दिन बाद। श्रावणी, आज मेरे साथ मेरे दोस्त का भी टिफ़िन बना देना, उसके घर पर कोई नहीं है। जी। तभी श्रावणी चक्कर आने का नाटक करती है। अरे क्या हुआ श्रावणी तुम्हें? पता नहीं क्यों उल्टी जैसा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे तुम ठीक हो ना? नहीं तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है तुम टिफ़िन नहीं बना पाओगी। एक काम करो, रहने दो, मैं माँ से कहता हूँ। हाँ हाँ, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारी माँ के शरीर में ही है ना। तुम्हारी पत्नी तो नाजुक कली है भाई। माँ जी मैं बना देती टिफ़िन, लेकिन सच में मुझे काफ़ी कमज़ोरी है, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। ओम, तुम आज दफ्तर देर से जाना, नहीं तो छुट्टी ले लेना। आज तुम एक महत्वपूर्ण काम करो, अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कभी जुकाम होता है, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, कभी चक्कर आते हैं, कभी हाथ पैर दर्द करते हैं। भगवान न करे, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी के लक्षण भी तो हो सकते हैं। हाँ, अच्छे डॉक्टर को दिखा कर लाओ। पिछले कुछ दिनों से बहू काफ़ी बीमार पड़ रही है। श्रावणी उठो, हमें डॉक्टर के पास चलना है, चलो जल्दी करो। हे भगवान, अब डॉक्टर चेक करेंगे तब तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। अब क्या करूँ मैं? अरे क्या सोच रही हो? मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझ में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। अरे तो हम डॉक्टर को ही घर पर बुला लेते हैं, घर पर ही कर लेंगे डॉक्टर बहू का चेकअप। नहीं नहीं, घर पर नहीं। ये क्या बात हुई श्रावणी? तुम्हें हॉस्पिटल नहीं चलना, डॉक्टर को घर नहीं बुलाना? तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं है डॉक्टर की ज़रूरत और ना ही मैं बीमार हूँ। क्या? तुम बीमार नहीं हो तो फिर ये पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है?
नाटक। क्या तुमने बीमारी का नाटक किया श्रावणी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो और क्या करती मैं? सुबह से लेकर शाम तक माँ जी मुझे काम पर काम बताती रहती है। कमलाबाई मेरी मदद करती थी, लेकिन उन्हें भी माँ जी ने काम से निकाल दिया। घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। दिन में 2 मिनट मुझे चैन से सांस नहीं लेने देती माँ जी। और इतने सारे काम करवाने के बाद भी मुझसे कहती है मैं करती ही क्या हूँ, घर में काम ही क्या होते हैं। यहाँ तक कि मुझे मम्मी से बात भी नहीं करने देती। दिन भर आप दफ्तर चले जाती हो। रात का खाना होने के बाद घर के सारे काम निपटा कर मुझे कमरे में आते आते देर हो जाती है। तब तक तो आप सो भी जाती हो। इन सारे कामों के चक्कर में मुझे आपसे बात करने के लिए भी कभी वक्त नहीं मिलता। इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ। बहू की इज्जत तो नहीं देता कोई, ऊपर से सब काम बताते रहते हैं। नौकरानी बनाकर रखा है आप लोगों ने मुझे। अगर मैं सच में बीमार पड़ जाऊं तब भी माँ जी को यही लगता है कि मैं नाटक करती हूँ। इसीलिए मैंने ये बीमारी का नाटक किया। और माँ जी, दीदी को भी तो बता रही थी ना आप, जो ससुराल वाले बहू को ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी अकल ठिकाने लाने के लिए बहू को ऐसे ही बहाने बनाने पड़ते हैं। तो बस मैंने भी बना लिए बीमारी के बहाने। मंगला, मैं क्या सुन रहा हूँ ये सब? तुम तो कह रही थी कि कमलाबाई ने शहर छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो जी बहू, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें काम बताए हैं। मैं आज ही कमलाबाई को फ़ोन करती हूँ और फिर से काम पर आने के लिए कहती हूँ। और आज से मैं भी तुम्हारी सारे कामों में मदद करूँगी। हम लोग बहू को ताने मारते रहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बनती, लेकिन सच तो यह है कि ससुराल वाले बहू को कभी बेटी समझती ही नहीं और ना ही उसे बेटी का दर्जा देते हैं। और अनजाने में यह गलती मुझसे भी हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज से मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। मोहल्ले के बीचों बीच शर्मा परिवार और मिश्रा परिवार में बहस हो रही थी। बहस क्या हो रही थी समझ लीजिए, मारपीट से सिर्फ एक कदम पीछे थी मिसेस मिश्रा। जब तुमने मुझे वादा कर दिया था सुषमा कि मेरी बेटी की शादी करण से ही होगी, तो अब तुम पीछे कैसे हट रही हो? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ पारुल? आजकल के बच्चे सुनते हैं क्या किसी की? अगर मैंने करण की मर्जी के खिलाफ पूजा से उसकी शादी कर भी दी ना, तो क्या गारंटी है कि ये शादी टिकेगी? शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुई तो? मैंने तो पहले ही आगाह किया था तुम्हें कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप दोनों ही मिलकर सास बहू सीरियल देख देख कर एक दूसरे के समधन बनने पर तुली पड़ी थी। हो गया ना तमाशा? आप तो और बीच में फालतू बोलकर लड़ाई सुलझाने की जगह बढ़ाने में लग जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। करण को अब पूजा से शादी करनी ही होगी। करण, करण बाहर आओ। अपने घर के बाहर हो रहे शोर की आवाज़ सुनकर करण बाहर आता है। आपकी बेटी में है ही क्या आंटी जी कि कोई इसे पसंद करे? किसी काम की तो है नहीं ये। हर दूसरे दिन मेरे घर आकर खाना खाकर जाती है। ये क्या ही हमें शादी के बाद खाना खाकर खिलाएगी? 10 बजे तो पूजा उठती है, 24 घंटे में 14 घंटे बाहर घूमती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ये है सच्चाई। सुन लिया आपने? मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। मैं किसी अगरबत्ती से शादी कर लूंगा, पर आपकी पूजा से नहीं। चलो मम्मी। ये कहकर करण अपने पापा मम्मी को लेकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे मोहल्ले के बीचों बीच खड़ी होकर पारुल कहती है, मेरी बेटी का मजाक उड़ाया है ना तुम लोगों ने, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। तो इसी मोहल्ले के बीचों बीच मैं इस मोहल्ले की शांति को साक्षी मानते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि इस करण के जीवन में आने वाली हर अगरबत्ती को बुझाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी पारुल नहीं। ये पारुल भाभी इस मोहल्ले की शांति को नाश करके ही मानेंगी। और इस चैप्टर को क्लोज कर करण अपने घर वालों को प्रिया से मिलवा देता है। करण और प्रिया के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे, पर प्रिया की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए करण प्रिया और खुद के रिलेशनशिप को छुपा रहा था। पर अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी। मेरी इतनी पुरानी सहेली से तूने मेरी दोस्ती तोड़वा दी करण। अब जिससे शादी करनी है कर। अब तुझे कमारा मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से पारुल ने हमें चुनौती दी है, मुझे तो लग रहा है वो पूरे मार्केट में तुझे बदनाम करके मानेगी। अरे तो करने दो बदनाम। 28 का हो गया है तू। 2 महीने हैं तुम्हारे हाथ में। इसी लगन में शादी करनी होगी, और वक्त नहीं देने वाला मैं। लड़की खुद ला रहे हो या मैं ढूंढ दूँ? लगता है अब आप सभी को सब कुछ बताना ही होगा। मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, प्रिया नाम है उसका, पर एक्चुअली उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाह रही। तो शादी के बाद पढ़ लेगी। हम कौन से पुराने सोच के है बेटा? अच्छा वही ना भैया जो आपकी क्लास में पढ़ती थी। मतलब जिस लड़की के चक्कर में आपने मास्टर्स किया वो अभी तक मास्टर्स में ही रह गई। बताओ, लड़की पास नहीं हो रही और तू उसकी पढ़ाई पूरी होने के इंतजार में बैठा है। अरे कर करा के नक्की कर, इस लगन में कर ले शादी।
शादी के बाद पढ़ लेगी प्रिया आराम से। करण अपने परिवार वालों को प्रिया के घर ले जाता है। प्रिया के परिवार वाले भी तुरंत राजी हो जाते हैं और ये शादी पक्की हो जाती है। बहू बनकर प्रिया करण के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त करण अपने पड़ोसियों को दिखा दिखा कर उछल उछल कर डांस करता है। देख रही है मम्मी, आप कितना खुश हो रहा है ये करण। बदला लिया क्या आपने अपनी बेटी का बेइज्जती का? अरे उदास मत हो बेटा, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ दिमाग तो लगा कर रहूंगी। अभी तो आई है बहू, जब तक वो इस माहौल में एडजस्ट होगी तब तक इस लड़की के जाने की तैयारी मैं कर दूंगी। गृह प्रवेश के वक्त जैसी खुशी एक सास के चेहरे पर होनी चाहिए, वैसी खुशी सुषमा के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। लगता है पूजा वाली बात मम्मी के दिमाग से अभी तक निकली नहीं है। रात को कमरे में करण प्रिया से कहता है, फाइनली यू हैव बिकम माई वाइफ, माई लाइफ प्रिया। हाँ करण, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई फिक्र नहीं है। अभी तो हमने बस आधा ही रास्ता तय किया है, आधा रास्ता तय करना बाकी है प्रिया। मेरे प्यार में मम्मी शादी के लिए राजी तो हो गई, पर मम्मी अभी भी अपनी फ्रेंड को मिस करती है। पूजा को मम्मी ने बेटी की तरह माना था और आंटी को बहन की तरह, और वो हमारे पुराने पड़ोसी भी है, तो पापा का उदास होना तो बनता ही है। तुम तो जानती हो ना, इस उम्र में पुराने रिश्ते बहुत याद आते हैं। मुझे पापा मम्मी के लिए सच में बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं बताओ तुम ना एक अच्छी बहू होकर मम्मी के सामने ये प्रूव करो कि पूजा को छोड़ने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो करण, 2 दिन में ही सभी को अपना दीवाना नहीं बनाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। अगली सुबह प्रिया उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी लेकर अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। भाभी आपको क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की? आज आपका इस घर में पहला दिन है, भैया को पता चला तो मेरी क्लास लगनी पक्की है। मेरी ननद को किसी ने कुछ बोला तो उसे छोड़ दूंगी क्या मैं? इतने से काम में क्या हो जाएगा, इस घर की बहू हूँ मैं, इतना तो करना ही होगा। आराम करने के लिए करण से शादी थोड़ी ना की थी मैंने। वैसे मेरे कमरे में आपके लिए कुछ रखा है, जाकर ले लीजिए। आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं? आई लव यू भाभी। अपनी ननद को खुश करने के बाद प्रिया तेल लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके पैर दबाने लगती है। ये सुबह सुबह तुम मेरे पैर दबाने क्यों बैठ गई बहू? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है, तेल लगाने से तेरी मेहंदी उतर जाएगी। और हाँ, अभी 7-8 दिन रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली रसोई की रस्म हम बाद में कर लेंगे। तो 7-8 दिन खाना कौन बनाएगा? हलवाई 1 दिन के 800 रुपये ले लेगा वो, और राशन की हेरा फेरी करेगा सो अलग। मेरे आने के बाद भी ये बेफिजूल के खर्चे होते रहे तो मेरा यहाँ होने का क्या फ़ायदा मम्मी जी। और रही तेल लगाने की बात, तो मेरा सुहाग तो करण है जो मुझे हासिल हो चुका है। मेहंदी उतरेगी तो दोबारा लग जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि श्रृंगार या किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व सास ससुर की सेवा को देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेश तो गदगद हो जाता है और अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, ये नहीं मानने वाली सुषमा जी, करवा लीजिए सेवा। करण सब कुछ देख रहा था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि प्रिया सब कुछ संभाल लेगी। कुछ देर बाद प्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। क्या आलू के पराठे बनाए बहू ने? खाकर गांव की याद आ गई। ऐसे पराठे ना मेरी माँ बनाया करती थी। सही में इतनी गुणवान लड़की तो हम कभी ला ही नहीं पाते। बहुत अच्छा निर्णय लिया तूने प्रिया को जीवन साथी बनाने का। करण ने सोचा भी नहीं था कि अपने ससुराल में आने के कुछ घंटे बाद ही प्रिया सभी का मन जीत लेगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। रसोई में प्रिया खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हाथ हो गई ये तो, 3री सीटी लगा दी मैंने पर आलू उबल ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर प्रिया लगाती है 4थी सीटी और किसी तरह आलू उबल जाते हैं। बड़े घटिया आलू आ गए ये तो, कल सुबह सब्जी वाले को बताऊंगी। अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। उबले हुए आलू को ठंडा होने के लिए छोड़कर आलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए प्रिया प्याज को छिलती है। प्याज से इतनी बुरी दुर्गंध आती है कि पूरे घर में बदबू फैल जाती है। नाक बंद करके निधि अपनी भाभी के पास आकर कहती है, खाना वाना जल गया है क्या भाभी? कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैंने तो 2 बार पीछे की नाली चेक कर ली, मुझे लगा नाली से स्मेल आ रही है, पर ये तो किचन से आ रही थी। पता नहीं दीदी, आलू भी अजीब से आ गए हैं और प्याज भी। 45 मिनट से यही कर रही हूँ। कुछ देर में करण और पापा जी घर आ जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर की बची हुई सब्जी है ना भाभी,
उस सब्जी के साथ सभी को पराठे सेक कर दे देना। और प्लीज़ कल सुबह ना अच्छे से सब्जी वाले की खबर लेना। रात को खाने में प्रिया सभी को दोपहर की ही बची हुई सब्जी परोस देती है। लगता है 1 हफ्ते लगातार चलने के बाद गाड़ी की बैटरी स्लो पड़ गई है। नहीं पापा जी, वो ना खाना बनाने में देरी हो गई थी, इसलिए मैंने। अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। इसी बहाने दोपहर की सब्जी इस्तेमाल तो हो गई। अगली सुबह उठते ही थैली लेकर प्रिया सब्जी वाले को 4 बातें सुनाने चली जाती है। अरे हम पर काहे भड़क रही हो दीदी? हमने तो दोनों आलू सामने ही रखे थे, नए भी पुराने भी। नए आलू को सुंदर और सस्ता देखकर तुम खुद ही लेकर गई थी। तुम्हें पैसे जो बचाने थे। हाँ तो मैं सस्ते वाले आलू ही लूँगी ना, महंगे वाले क्यों लूँगी? एक तो वो सस्ते थे, ऊपर से सुंदर दिख भी रहे थे, गुलाबी रंग के। लगता है ज्यादा रसोई में नहीं रही हो तुम दीदी। नए आलू गुलाबी रंग के ही होते हैं और फ्रेश दिखते हैं, पर उन्हें उबालने में इतना वक्त लगता है कि कहना क्या। तो पहले बताना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता, मैं जो पहले आलू लेकर जाती थी वही दे दो। अब वो आलू कहाँ मिलेगा दीदी? वो माल खत्म हो चुका। अब तो पूरे बाजार में यही आलू है। क्या? और प्याज? प्याज भी तो नए फसल के आए हैं ना दीदी। बेचारी प्रिया अपना सर पीट लेती है और उसी आलू को घर ले आती है। दरवाजे पर अपनी बीवी को देखते ही करण कहता है, आज आलू मटर की सब्जी बना लो प्रिया। क्यों पापा, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बना ले बहू, साथ में धनिया की चटनी भी पीस लेना। प्रिया किचन में जाते ही 4 सीटी लगाकर आलू उबालकर सब्जी बनाना शुरू करती है। चलो बन गई सब्जी। कल रात को आइडिया लग गया था कि इतनी देर में बनेगी सब्जी। क्विक लर्नर हूँ मैं तो। गर्मा गर्म फुल्की के साथ प्रिया सभी को आलू मटर की सब्जी परोसती है, जिसे खाते ही सबका मुंह बन जाता है। सब्जी में तो कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा भाभी। इससे ज़्यादा टेस्ट तो फुल्कों में है। शाम की चाय बची है क्या? आप मुझे चाय दे दीजिए, मैं चाय के साथ रोटी खा लूँगी। हाँ बहू, एकदम बेकार सब्जी है। क्या सच में? अच्छा हुआ मैंने धनिया की चटनी पीसने को कह दिया था। मैं चटनी के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। बेचारी प्रिया का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई उसकी बनाई हुई सब्जी छूता भी नहीं। किचन में जाकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी खिड़की से पूजा ये सब देखकर अपनी माँ को बता देती है। मुझे तो पता ही था यही होने वाला है। कान दिन भर उसी घर में रहते हैं मेरे। अब वक्त है उन लोगों के सामने तेरी इमेज बनाने का बेटा। चल पराठे बनाने शुरू करते हैं। आलू प्याज की सूखी सब्जी के साथ पराठे और अचार लेकर पूजा और पारुल पहुंचती हैं सुषमा के घर। पारुल तू? मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ आने का, पर पूजा ने कहा पड़ोसियों से बड़ा रिश्ता किसका होता है मम्मी। मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। आखिर करण इसका दोस्त भी तो था। आलू प्याज की सब्जी बनाई थी इसने। देखते ही आपकी याद आ गई भाई साहब। कितनी पसंद है ना आपको ये सब्जी। ये तो सारा मोहल्ला जानता है, इसीलिए लेकर आ गए। हाँ आंटी जी, जो हुआ सो हुआ, इसमें आपकी गलती कहाँ है? जो हुआ उसे भूल जाइए। मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हमें तो कुछ याद भी नहीं है बेटा, हम तो पहले ही सब भूल चुके हैं। तुम वही दरवाजे पर खड़ी बातें करती रहोगी तो सब्जी ठंडी नहीं हो जाएगी। सभी बैठकर आलू प्याज की सूखी सब्जी के साथ पराठे और अचार का मज़ा लेते हैं। 2 दिन से जो मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ था, आज जाकर बना है। मज़ा आ गया बेटा। मुझसे क्या छुपा है भाई साहब कि आप लोगों को आलू और प्याज कितने पसंद है। आज तक आपके घर में कोई हरी सब्जी आई ही कहाँ है। ये सब रसोई के दरवाजे पर खड़ी प्रिया सुन रही थी। मैंने तो सोचा था मिक्स वेज बना दूंगी, आलू प्याज का लफड़ा ही ख़त्म। पर यहाँ तो कोई आलू प्याज के अलावा दूसरी सब्जी खाता ही नहीं। अब क्या होगा? और इस तरफ पूजा सभी का मन अपनी तरफ कर वापस लौट जाती है। शाम को करण स्पेशली प्रिया को फ़ोन कर अच्छा खाना बनाने को कहता है। बात बिगड़ी हुई लग रही है मुझे प्रिया। मुझे नहीं पता, अब तुम कैसे भी घर सब कुछ संभालना होगा। हाँ करण, मैं कुछ करती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है नए आलूओं को उबालने से उसका स्वाद चला जाता हो। क्यों ना कच्चे आलू से सूखी सब्जी और दीदी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँ, ये सही रहेगा। प्रिया जल्दी जल्दी फ्रेंच फ्राइज़ और आलू की सूखी सब्जी बनाकर तैयार करती है। तब तक करण भी घर लौट आता है। सभी को प्रिया खाना परोसती है और फ्रेंच फ्राइज़ देखते ही निधि कहती है, ये तो बहुत सूखी हुई है भाभी, लग रहा है 2 दिन पुरानी है। और ये सब्जी भी बहुत सूखी सूखी सी लग रही है। बेटा लगता है सब्जी ने पूरा तेल पी लिया, या फिर तूने तेल कम डाला है। प्रिया एक काम करो, कच्चे प्याज काट कर दे दो पापा को।
प्याज और आलू के साथ मज़ा आ जाएगा खाने का। प्याज की खच खच आवाज़ कितनी पसंद है ना आपको पापा। प्रिया फौरन किचन में जाती है, पर वो क्या देखती है कि 3 दिन पहले लिए हुए प्याज सड़ चुके हैं। प्याज इतनी जल्दी कैसे सड़ गए? पुराने प्याज तो कम से कम 7-8 दिन चलते थे। अब क्या करूं मैं? प्रिया करती भी क्या, खाने की टेबल पर बैठे सभी लोग बस रसोई की ओर और प्रिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि किसी से भी ये बिना स्वाद के आलू खाए नहीं जा रहे थे। तभी फिर आलू के पराठे लिए पारुल और पूजा पहुंचती है शर्मा निवास। खुशबू नाक तक आई कि नहीं पापा जी? मेरा मतलब है अंकल जी। आ गई बेटा, आ आलू के पराठे बनाए तूने, जल्दी से परोस दे, पेट में चूहे दौड़ रहा है। सभी आलू के पराठे खाना शुरू करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि पूजा को ना लाकर गलती कर दी हमने सुषमा जी। एक ही जीवन दिया है भगवान ने, जो गलती हुई हो सुधारनी भी इसी जन्म में पड़ती है भाई साहब। फ्रेंच फ्राइज भी बनाना सीख रही हो क्या पूजा दी? फ्रेंच फ्राइज खाने ना निधि को, कल सुबह पहुंच जाएंगे। अपने घर वालों का झुकाव वापस से पूजा की ओर बढ़ता देख करण घबरा जाता है और रात को अपने कमरे में प्रिया से कहता है, तुमने कहा कि बाजार में नए आलू मिल रहे हैं, तो ये पूजा और पारुल आंटी पुराने आलू कहाँ से ला रही है? उनके आलू में तो स्वाद है। मुझे क्या पता करण, पूरा मार्केट ढूंढ लिया मैंने, कहीं भी नहीं है पुराने आलू, और ना ही 2 महीने तक आएंगे। तो फिर सामान बांधना शुरू करना होगा, क्योंकि खाना अगर बुरा बनता रहेगा तो जो तुम्हारे सास ससुर तुमसे अब तक मीठा मीठा बोल रहे थे ना, टेढ़ा बोलना शुरू कर देंगे। पूजा रोज आकर घर में बैठने लगेगी और जल्द ही ये रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे मैं घबराई हुई हूँ, तुम और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस पूजा और पारुल आंटी का पीछा करना होगा। और अपनी इज्जत अपने ससुराल में बनाए रखने के लिए प्रिया अपने पड़ोसियों पर नज़र जमाए बैठी रहती है। और रात के ठीक 3 बजे पारुल और पूजा अपने घर से बाहर निकलती है और नुक्कड़ पर खड़ी एक ट्रक तक जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उस ट्रक में क्या था। इसमें थे आलू और प्याज। तो यहाँ से आ रहे हैं पुराने आलू प्याज। पारुल और पूजा आलू प्याज लेकर जैसे ही वहाँ से रवाना होती है, प्रिया भी ट्रक वाले से बात कर पुराने आलू प्याज खरीद कर अपने घर ले आती है और अगली सुबह परोसती है अपने घर वालों को आलू प्याज की सारी वैरायटीज़। यह है आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, काश्मीरी दम आलू की सब्जी, दीदी आपके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, करण के लिए पोटैटो चीज़ बॉल्स, ये प्लेन पराठे हैं, आलू के पराठे, ये प्याज के पराठे। अरे बस बस बहू, पहले ही आलू में स्वाद नहीं है, ऊपर से इतनी मेहनत क्यों कर रही है तू? खुशबू तो अच्छी आ रही है पापा, एक बार टेस्ट करने में क्या हर्ज है? और क्या था, जैसे ही सभी ये खाना टेस्ट करते हैं, फिर कौन पूजा कौन पारुल। जैसे ही पूजा आलू की सब्जी लेकर शर्मा जी के घर पहुंचती है, आज तो आप मेरी बहू के हाथ का बनाया खाना टेस्ट करिए पारुल भाभी। करण प्रिया को देखकर मुस्कुरा देता है और दोनों की टेंशन खत्म हो जाती है। सुबह सुबह मोहना अपने सास ससुर से कहती है, पापा जी मम्मी जी मेरे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं। वो मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है ना, पापा ने तो कितनी बार कहा ऑपरेशन करवा लो, पैसों की तो कमी है नहीं, पर आप तो जानती हो ना मेरी मम्मी कितनी फूल कुमारी है, ज़रा सा दर्द उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ऑपरेशन क्या करवाएंगी। सो डॉक्टर को दिखा दिखा कर काम चला रही है। हमारे शहर में ना एक बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं। मम्मी को उनके बारे में पता चला तो डॉक्टर से मिलने सीधा फ्लाइट में बैठ गई। क्या बात है, समधन जी आने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम बेटा एयरपोर्ट चले जाना। मम्मी पापा तो बस से आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया मैंने तो। नहीं नहीं प्रेम, कोई ज़रूरत नहीं है। पापा मम्मी किसी को परेशान करना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें लेने कोई नहीं आएगा। शाम को मोहना के पेरेंट्स उसकी सोसाइटी में पहुंचते हैं। दुनिया यहाँ की वहाँ हो गई समधन जी, पर आपका शहर गांव का गांव ही रह गया। अपने लोगों को कहकर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं करवा देते आप? इस बार तो करवाना ही पड़ेगा। मेरी फूल सी बच्ची को कितनी दिक्कत होती होगी यहाँ। करवाने का तो हम करवा देते अंकल जी, मंत्रियों में कम कांटेक्ट थोड़ी ना है हमारे, पर काम से फुर्सत मिले तब ना। खैर आप दरवाजे पर क्यों बात कर रहे हैं, अंदर आइए। पूरी सोसाइटी के सामने अपनी अमेरी का लिफाफा दिखाने के बाद मोहना के परिवार वाले अंदर आते हैं। अच्छे दिन आए हैं आप समझे जी, आज आपको यहाँ की खातिरदारी दिखाते हैं। आपने तो बड़ी शादी बोलकर 4 डिशेस खिलाकर भेज दिया था हमें। खैर रात का खाना मत बनाना बहू, सभी शादी में ही खा लेंगे। पूरा खत्री परिवार सज धज कर शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कितने का लिफाफा दे रहे हैं हम पापा जी? लाइए मैं लिफाफे पर हमारा नाम लिख देती हूँ।
क्या बेटा, तू भूल गई क्या? तू खत्री खानदान की बहू है, हमारा रुतबा ही काफ़ी है। लिफाफे पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये लिफाफा संतोष खत्री ने दिया है। अच्छा पापा जी, तो लिफाफे में कितना डालना सही होगा? 1100? मन तो मेरा 11,000 देने का है बहू, पर बाकियों की भी शादी के कार्ड आए, अब किसी को कम किसी को ज़्यादा देना सही तो नहीं लगता। आपस में सभी की बात हो गई तो दिक्कत होगा ना। पूरे 9 कार्ड आए हैं इस बार। हम चाहे तो सोने की अंगूठी पहना दे दूल्हे को, पर दुकान से आने के बाद टाइम कहाँ मिलता है, आते ही तैयार होना पड़ेगा। और उंगली का साइज़ भी पता नहीं ना मोना, 1100 500 दे इतने छोटे तो हम हैं नहीं। मोहना यूँ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अपनी 1 साल की शादी के बाद वो ये तो जान चुकी थी कि उसके ससुराल वाले फूटी कौड़ी कंवारी खर्च करने वालों में से नहीं है। तेरे पास तो अच्छे अच्छे लिफाफे हैं ना बेटा, जो तेरे और प्रेम की शादी के वक्त आए थे, उसमें से कोई सुंदर सा लिफाफा लाकर मुझे दे दे। संतोष उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लेता है और फिर पूरा खत्री परिवार पहुंचता है मिश्रा जी के बेटे की शादी में। तैयार होकर दरवाजे से संतोष ऐसे अंदर आता है मानो शादी उसके भतीजे की ही हो। यहाँ संतोष तो वहाँ प्रेम, पूरा खत्री परिवार इधर उधर बटकर अपने काम पर लग जाता है। अंकल जी, खाना खाए बिना आप जाइएगा मत। आप लोगों के लिए तो शहर की सबसे महंगे कैटरर की कैटरिंग करवाई है हमने। मैंने आपको पहचाना नहीं बेटा, मैं लड़की के रिश्ते में यूं तो समझो मामा लगा। ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। अच्छा, तो अब लड़के के मामा है। आना जाना कम होता है ना, लगता है अंकल जी आपका, वरना शादी के लिए जो पैसे घट रहे थे वो रोशन मुझसे क्यों मांगता, आपसे ही मांग लेता। खैर मुझे तो पड़ोसी धर्म निभाना था, सो मैंने निभा दिया। आप एंजॉय कीजिए शादी, कोई कमी हो तो कहिएगा। अरे मैं कहाँ आने वाली थी शादी में, मुझे तो पारुल बनर्जी की शादी के फंक्शन में जाना था। पारुल बनर्जी कौन हुई बहन जी? मैंने पहचाना नहीं। आसपास की ही है क्या? अरे नहीं, वो एक्ट्रेस है ना, सीरियल में काम करती है। ये एक्टर एक्ट्रेस का क्या है, सामने तो शादी भी नहीं कर सकते, छुपा कर तो कर रही थी। हम लोगों को बुलाया, अब भाई हम दूर का रिश्ता निभाए या पड़ोसियों का। मैंने तो इनको साफ मना कर दिया कि मेरे लिए तो मेरे पड़ोसी पहले हैं, हीरो हीरोइन है तो अपने घर पर होंगे। इतनी दूर तक पहचान है भाई साहब की, वाह मनीषा बहन। बोलना तो नहीं चाहिए वरना अपने मुंह मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। वैसे पकड़ तो है हम लोगों की मार्केट में, और इनका क्या, मेरे मायके वालों में कम पहचान है। मंत्री संतरी हो या फिल्म जगत के लोग, बहुत दूर तक पहचान है सबकी। पर मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा नज़र हमेशा धरती की ओर होनी चाहिए। अभी जिस शादी में आप आइए ना, ये होटल किसने बुक करवाया? इन्होंने ही तो। शादी का सीज़न है, कहाँ मिलते हैं होटल इतनी जल्दी। इन्होंने तो बस एक बार फ़ोन घुमाया, बिना बुकिंग चार्जेस के मालिक ने होटल बुक कर दिया। खैर आप खाना खाइए, मैं बिना बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। ये बात तो है, कमी किस चीज़ की नहीं है समधन जिन की यहाँ, वरना इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर होकर मेरे हस्बैंड यहाँ थोड़ी ना अपनी बेटी ब्याहते। जो लड़की इस घर में आएगी बहुत सुखी रहेगी, बहन जैसी जेठानी किसे नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ अपने खानदान की शीखी बघारते, करण की तारीफ करते खाना खाने के बाद संतोष खाली लिफाफा दूल्हे को पकड़ाकर दरवाजे से बाहर आ जाता है। ये थी आपके सामने खत्री परिवार की झलक, जहाँ सभी हवा में रहते थे। उनका बस एक ही उसूल था, जेब में 2 आना है, मुर्गा हमें फंसाना है। और ऐसी ही एक शादी में मुर्गी करण के जाल में फंसी जाती है। अब रोज करण और प्रिया मिलने लगते हैं। तुम रिक्शा से क्यों आई प्रिया? मुझे बोल दिया होता, मैं ड्राइवर भिजवा देता। मुझे नहीं पसंद मेरी फ्रेंड रिक्शा से ट्रैवल करे। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जीवन जीती हूँ करण, बेकार की शीखी मुझे पसंद नहीं। एनीवेज चलो कैफ़े चलते हैं, अभी मेरे पास टाइम है। 2 घंटे के लिए बॉस को अचानक बाहर जाना पड़ा तो मैं भी ऑफिस से निकल गई। तो कैफ़े क्यों, चलो ना 5 स्टार होटल चलते हैं। अच्छा, कैफ़े के बिल तो मैं देती हूँ, तुम मुझे 5 स्टार लेकर जाओगी? फेंकना तो कोई तुमसे सीखे। तभी एक गरीब लड़की फूल बेचने के लिए वहाँ आती है और करण उस गरीब बच्ची की मदद करने के लिए उसके सारे फूल खरीद कर प्रिया को दे देता है। प्रिया को करण का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है और अब तक सिर्फ टाइम पास के लिए करण को डेट कर रही प्रिया सच में उसके प्यार में पड़ जाती है। प्रिया अच्छे घर की सुशील और वर्किंग गर्ल थी। प्रिया की हाँ पाते ही करण उसके घर पर रिश्ता ले जाता है और चट मंगनी पट ब्याह कर प्रिया करण के घर आ जाती है। अपनी पहली रसोई बनाने प्रिया रसोई में जाने लगती है कि मनीषा कहती है, रसोई में कहाँ जा रही हो बहू?
आज इस घर में मेरा पहला दिन है ना मम्मी जी, तो रसोई तो बनानी होगी ना। वही तो बहू, ये घर का खाना खाने की हमें आदत नहीं है। हम तो आए दिन बाहर का ही खाते हैं। अब तुम सादा सा खाना बनाओगी तो हमारे हलक से उतरेगा नहीं, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। इतनी सुबह तो कोई रेस्टोरेंट खुला भी नहीं होगा, शादी का खाना पड़ा है, वही चला दो बहू। और नाश्ते में वही खाना सभी को प्रिया परोस देती है। दोपहर के वक्त प्रिया खुद ही तैयार होकर अपनी जेठानी के पास आती है, जहाँ उसकी जेठानी फ़ोन पर अपनी सहेलियों को ऐसे फेंक रही थी कहना ही क्या। करवा तो दिया हनीमून टिकट्स बुक, और नहीं तो क्या। अरे मेरी देवरानी तो जाने को तैयार ही नहीं थी, सीधी सी ये बेचारी कह रही थी क्या करूँगी भाभी हनीमून पर जाकर। मैंने बोला नहीं बाबा, स्विट्ज़रलैंड तो होकर ही एक बार ही तो मौका मिलता है हनीमून, कोई बार बार थोड़ी ना होता है। ये लो, देवरानी का नाम लिया और देवरानी आ गई। 2 मिनट होल्ड करा। भाभी पापा जी ने बोला था कि आप सब रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ भाभी। आप सब तैयार नहीं हुए, कितने बजे खाते हैं सब? अरे कोई कहीं नहीं जाने वाला, शादी का खाना बचा है ना, उसे ही चला दे। ये कहकर मोना फिर से अपनी सहेली के साथ बात करने लगती है। मतलब ये फेंकने की बीमारी सिर्फ करण में नहीं, उसकी भाभी में भी है। दोपहर को प्रिया फिर से शादी का बचा खाना सभी को परोस देती है, और तभी खाने पर बैठे संतोष को एक क्लाइंट का फ़ोन आता है। अब जाकर फुर्सत मिली शर्मा जी आपको, कितनी बार बोला मैंने, वो घर आप फाइनल कर दीजिए, बेस्ट है बेस्ट। यूनिकनेस क्या बताऊँ मैं उस घर की। खिड़कियाँ ऐसी है जो हवा अंदर आती है वही हवा बाहर जाती है, और सीढ़ियाँ, जी सीढ़ियों के तो क्या कहना है, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है वही सीढ़ियाँ नीचे आती है। ऐसा नहीं कि दूसरी सीढ़ियाँ नीचे आएगी, ना 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 ना, कोई 2 नंबर का काम नहीं। जो घर सीढ़ियों में बदलाव नहीं कर रहा, हवा में बदलाव नहीं कर रहा, वो घर वालों में क्या बदलाव करेगा। आजकल आपने देखा नहीं, नया घर बदलते ही घर वालों की रंगत कैसे बदल जाती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। संतोष ये सब कह रहा था कि सामने वाला फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट कर दिया, बताओ तो ये क्या बात हुई। देख रही हो मनीषा जी आप, ये तो दुनिया है। क्या गलत बोला मैंने जो शर्मा जी ने फ़ोन कट कर दिया। पिछले 4 महीने से इस प्रॉपर्टी को बेचने में लगा हूँ, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा। पर इसमें गलती आपकी है पापा, इतना सच बोलेंगे तो कौन लेगा प्रॉपर्टी। झूठ बोली पापा, इस दुनिया में झूठ ही बिकता है। ये सब सुनकर अब प्रिया को समझ में आ जाता है कि वो किस झमेले में फंसी है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। यहाँ तो पूरा का पूरा घर ही हवा में बातें बनाता है। ऐसी बातें कहेंगे पापा तो कौन ही लेगा प्रॉपर्टी। भाभी मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज रही हैं, तो पापा जी क्लाइंट्स को सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं। यही सुनना बचा था बस। और फिर वही लोगों के सामने फेंकना और करना कुछ भी नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और एक फंक्शन में जाने के लिए मनीषा खाली डिब्बे को गिफ्ट रैप करके तैयार कर लेती है। ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी, खाली डिब्बे को पैक कर रही हैं? अरे टाइम पास कर रही हूँ बहू, टाइम पास। रात को पूरा परिवार बर्थडे पार्टी में जाता है, और मनीषा बर्थडे बॉय को वही गिफ्ट पकड़ा देती है। मम्मी जी ने क्या किया भाभी, इन लोगों को पता चल गया तो? 6 लोग आए हम खाने के लिए, वो भी छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी में, और खाली डिब्बा दे दिया। अरे यहाँ यही चलता है, कुछ दिनों में तुम भी सीख जाओगी। प्रिया को अकेला देख पार्टी में घूमती हुई पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं उसके पास। ससुराल में कैसा है सब बेटा, एडजस्ट कर पा रही हो तुम इन लोगों के साथ? क्यों आंटी जी, ऐसी क्या बात है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बहुत अच्छे हैं। बाकी का तो पता नहीं, पर तेरी जेठानी उफ, इतनी खराब बोलिए इसकी कि क्या कहूँ। बहुत बकवास करती है, ऊपर से इतना फेंकती है कि कुछ कहना ही नहीं। एक बार मैंने इसे स्टेशन के पीछे 200 रुपये की साड़ी लेते देखा। अगले दिन उस साड़ी को इम्पोर्टेड बताकर पहनकर पूरे मोहल्ले में घूम रही थी। इसके हाथों का दिया गिफ्ट कभी मत लेना बेटा। 2 रुपये का सामान लाकर देगी और लोगों को कहेगी मैंने अपनी देवरानी को हीरो का हार दिया। बोलना तो नहीं चाहिए प्रिया, तुम अच्छे घर की हो, पर आजकल ना हर फंक्शन में एक खाली लिफाफा ही आता है। इस बार तो सोसाइटी में सबने प्लान किया है कि कैमरे में चेक करेंगे ये खाली लिफाफा दिया किसने था। अब तुम ही सोचो, कोई कितनी भी शेखी क्यों ना बघार ले, अगर कैमरा में सब आ गया तो कितनी बेइज्जती होगी। प्रिया को एहसास होता है कि उसके ससुराल वालों की इस आदत से सभी अच्छी तरह वाकिफ़ है, और उन लोगों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। और होती भी कैसे, एक बार जो खत्री परिवार के हाथों बकरा बन चुका होता है वो कितनी ही बार बकरा बनता है।
पर प्रिया ठान लेती है कि वो अपने ससुराल वालों को सुधार कर ही रहेगी। पिछले 2 महीनों से शादी में बचा खाना सभी को परोसने वाली प्रिया आज उस खाने को घर के बाहर कचरे में डाल देती है और रसोई में बनाती है खाना। इतने दिनों बाद खाने की स्मेल सूंघकर मोहना किचन में जाती है। शादी का खाना खत्म हो गया, अब बेकार में राशन लगेगा। ऐसा तो नहीं है भाभी कि इस घर में पैसे खर्च नहीं होते, होते तो है ही। आपके हाथ में आईफोन है, पर खाना आप लोग खाते बचा कुचा मांगा हुआ। पैसे को कहाँ लगाना है ये आप लोगों को पता ही नहीं है। खाना तो आज बनेगा ही, चाहे कोई खाए या ना खाए। प्रिया खाना बनाकर सभी को परोसती है और इससे पहले कि उसके ससुर फिर से कोई शेखी बघाड़ते, समझ में आ गया है मुझे कि इस घर में कौन कितना रेस्टोरेंट जाता है। शादी में तो आप जाकर खाली लिफाफा देते हैं, छिपाकर खाना टिफिन में भर कर ले आते हैं। इस तरह लोगों के सामने अपनी इज्जत मत गंवाइए ना पापा जी। मेरे घर पता चल गया तो मेरी तो बहुत इंसल्ट होगी। एक भी फ्लैट बिक नहीं रहा बेटा, घर में पैसा आए तब तो खर्च करूँ मैं। तो आप सच क्यों नहीं कहते पापा जी? झूठ कहेंगे, बेकार बोलेंगे तो यही होगा ना। मैं लिख कर देती हूँ आपको कि क्लाइंट को क्या कहना है, उसके बाद देखती हूँ कैसे नहीं बिकते फ्लैट। और तुम करण, किसी भी कंपनी में जाकर अगर ये कहोगी कि मेरा बाप तो तुम जैसों को खरीद लेगा, तो वो तुम्हें काम पर क्यों रखेंगे? उन्हें जाकर बताओ कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे आज एज अ फ्रेशर ले लो। अरे सच क्यों नहीं कह रहे हो आप लोग? अब अगर तुमने झूठ कहा करण तो मैं इस शादी को तोड़कर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ और इस बार सच कहूँगा। प्रिया एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी करती है और अपने ससुर जी को पकड़ा देती है। उसका ससुर उसे रटकर क्लाइंट को फ्लैट दिखाने पहुंच जाता है। पॉश इलाका किसे पसंद नहीं है शर्मा जी, पर उस इलाके में मार्केट हो सकता है, ऑफिस हो सकती है। घर तो ऐसे मोहल्ले में अच्छा लगता है जहाँ लोग रहते हैं, और सिर्फ लोग नहीं, अच्छे लोग जो मिलनसार हो। एक उम्र के बाद ना जब शरीर से काम नहीं होगा तब बातें ही काम आएगी, उस वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। और ये सोसाइटी आपको वैसा ही एनवायरनमेंट देती है। वरना फ्लैट का क्या है, 50 लाख की कीमत है, आपको 1 करोड़ का फ्लैट भी कहीं मिल जाएगा। पैसे की कमी तो है नहीं आपके पास, पर ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे आप? और क्या था, इस बात को सुनते ही क्लाइंट फ्लैट लेने के लिए राजी हो जाता है और पिछले 4 महीनों के बाद आज संतोष का पहला फ्लैट बिक जाता है। यहाँ संतोष का काम बन जाता है। वहाँ करण आज पहली बार इंटरव्यू में अपनी सच्चाई रख देता है। मेरी गर्लफ्रेंड पहले आपकी कंपनी में ही काम करती थी सर, जो अब मेरी वाइफ है। जब मैंने लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं काम मिलने के बाद आपकी कंपनी को कैसे छोड़ दूंगा? मैं 2 की 4 कर सकता हूँ, पर 9 तो 11 नहीं होता। करण की बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाले सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और इसी बात पर करण को नौकरी मिल जाती है। और आज रात दोनों बाप बेटे मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। तू तो बड़ी शुभ है बेटा, तेरे आते ही तेरे ससुर जी का काम चल पड़ा, तेरे पति की नौकरी लग गई। अभी तो काम मैंने शुरू ही किया है मम्मी जी। आप लोग किसी भी फंक्शन में जाते हो तो उनके हाथ में एक पैसा नहीं रखते। इससे क्या होता है, सोसाइटी में आपका नाम खराब होता है, लोग आप लोगों को गलत समझते हैं, जिस कारण से जेठ जी का भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि सोसाइटी वाले सभी लोगों को बताते हैं कि आप लोग विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी तक जिन लोगों की भी शादी में आप बिना पैसे दिए आए हैं ना, आज उन सबको डिनर पर हम अपने घर बुलाएं। उन सबसे अच्छी तरह बात करेंगे तो इस सोसाइटी में हम अपनी इमेज फिर से अच्छी कर सकेंगे। यही मौका है भाभी, आपको भी अपनी इमेज सुधारने के लिए सभी के सामने दिखावे से परहेज करना होगा। खत्री परिवार जो हमेशा लोगों से फ़ायदा लेता था और बदले में कुछ नहीं देता था, आज उन लोगों ने आधे से ज़्यादा सोसाइटी मेंबर्स को डिनर पर बुलाया था। अपनी देवरानी की सुनकर आज पहली बार मोहना सभी से बिना दिखावे के बात करती है। मन की ऐसे तो बुरी नहीं है बहू, 2 की 4 कह देती थी पर वो तो इग्नोर किया जा सकता है। आज पहली बार हवा में उड़ने वाला ससुराल धरती पर लग रहा है। और इस तरह प्रिया के आने के बाद खत्री परिवार सुधर जाता है। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन से प्रिया ने जो चाहा वो सब उसे मिला था। कॉम्प्रोमाइज करना प्रिया के नेचर में नहीं था। परिवार में इकलौती होने के कारण परिवार में कभी किसी ने रोका नहीं था, जिस कारण वो मुंहफट भी थी। एक रोज अपनी सहेली के साथ प्रिया रिक्शे पर कॉलेज जा रही थी। 50 रुपये हुए। 50 कैसे हो गए? और वो तो बात की बात है, कॉलेज का कहकर बिठाया ना आपने मुझे, और अब ये यहाँ रोड पर उतार रहे हो। ये पूरी गली पैदल चलकर जाऊंगी, वो भी इतना भारी बैग लेकर। अरे छोड़ना बहन, ऐसे ही लेट हो चुके हैं हम, वहाँ वो प्रोफेसर अलग सुनाएगा। भैया
आप 10 रुपये और ले लीजिए, पर प्लीज़ हमें कॉलेज के गेट तक छोड़ दीजिए। 30 के 50 मांग रहा है ये, और ऊपर से तू 10 दे रही है। ऐसे ही तो चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। देखिए भैया, अलग से मैं आपको 100 रुपये भले दे दूँ, पर वो आपके काम के पैसे नहीं होंगे। काम के तो आपके 30 ही बनते हैं, और हम स्टूडेंट हैं, कहाँ से लाएंगे 50-50 रुपये हर बार? हाँ, 50 आना 50 जाना, 100 रुपये रोज़ के, यानी महीने के 3000 हो गए। 5000 कॉलेज के प्रोफेसर को देना पड़ता है तुम्हें सिर्फ प्रॉक्सी लगाने। वो 100 से काफ़ी ऊपर है, वो तुमसे दिया जाता है। यहाँ 50 रुपये नहीं निकल रहा है। बहन, तो हर प्रोफेसर अलग अटेंडेंस लेता है, तो मैं क्या करूँ? सबकी अटेंडेंस लगाती रहूँ क्या? मैं आपकी रिक्शा से नहीं उतरी, आप मुझे कॉलेज के दरवाजे तक छोड़िए, तभी मैं आपको 30 रुपये दूंगी। प्रिया और उस रिक्शा वाले के बीच की नोकझोंक को दूर से अपने बाइक पर बैठा करण देख रहा था। अजीब लड़की है ये, रिक्शा वाले को अलग से 100 रुपये देने को तैयार है, पर किराया उसका जो बनता है उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं देगी। मुस्कुराता हुआ करण आगे जाता है और रिक्शा वाले के हाथ में 60 रुपये रख देता है। भैया छोड़ दीजिए दोनों मैडम को कॉलेज तक, इनके हाथ में इनका प्रोजेक्ट है, पैदल कैसे जाएंगी? कॉलेज जाना ज़रूरी होगा, प्लीज़। आप बोल रहे हो करण भैया इसलिए छोड़ने जा रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मोहन रिक्शा वाला किसी के आगे झुकता नहीं। चलाता रिक्शा है और एटीट्यूड फरारी वाला। रिक्शा वाला प्रिया और ज्योति को कॉलेज के दरवाजे तक उतार देता है। कौन था वो लड़का जो हमारे बदले पैसे देकर चला गया? अरे होगा कोई, बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो उड़ा रहा है, उड़ाने दे, हमें क्या। कुछ ऐसे प्रिया और करण की पहली मुलाकात होती है। एक शाम प्रिया अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ टहल रही थी कि उसे पानीपुरी की रेडी दिख जाती है। पानीपुरी? अब जाकर मूड बनेगा। चलना ज्योति, पानीपुरी खाते हैं। ये पानीपुरी की रेडी पर वही लड़का है ना जिसने उस दिन हमारे रिक्शे का किराया दिया था? उस दिन रिक्शे का किराया दिया था तो आज पानीपुरी के पैसे भी दे देगा, मुझे क्या। दोनों सहेलियां जाकर पानीपुरी वाले को पानीपुरी लगाने को कहती है, और जैसे ही पानीपुरी वाला प्रिया के प्लेट में पहली पूरी रखता है। पानीपुरी कहते हैं आप इसे? इसमें क्रिस्पीनेस तो है ही नहीं, कितनी सॉफ्ट हो गई है पानीपुरी, ना कोई क्रंच है ना कोई मसाला। सुबह से आप पहली कस्टमर है जो पानीपुरी में कमी निकाल रही हो, वरना किसी भी ग्राहक ने मेरी पानीपुरी को सॉफ्ट नहीं कहा। ये देखिए, अभी चूर कर दिखाता हूँ कैसे आवाज़ आएगी। 10 रुपये में 10 पानीपुरी मांगती है, और उसमें ड्रामे तो ऐसे कि अंबानी की बहू यही है। ओ भैया, 10 रुपये में 10 पानीपुरी कब मांगी मैंने? वो तो आप लोगों को ऐसे भी खिलानी चाहिए। आलू कितने सस्ते हो गए, पर आप लोग खिलाएंगे नहीं, क्योंकि 10 के 5 पानीपुरी का ट्रेंड है, तो 5 ही खिलाएंगे ना। 10 की 3 खिलाता हूँ मैं, ऊपर से कोई सूखी पापड़ी नहीं, और 3 पानीपुरी हो गई आपके। 10 रुपये रख दीजिए। मैडम मुझे मौका दीजिए। आप नहीं देना चाहती ना पैसे, मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ आपके पैसे। क्या बात है करण जी, आप हमारी प्रिया का पीछा तो नहीं कर रहे? उस दिन रिक्शा वाले के पैसे दे दिए, आज पानीपुरी के। सही बात है, अगर खर्च करना ही है तो मेरे लिए एक डायमंड रिंग लाओ और गाड़ी में बिठा कर ले चलो मुझे घुमाने। ये 5-10 रुपये का खर्चा प्रिया को नहीं जमता। ये कहकर हंसती हुई अपनी आदत से मजबूर प्रिया वहां से चली जाती है। रात की ठीक 9 बजे एक अंगूठी लिए करण प्रिया के घर के नीचे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। प्रिया जैसे ही बालकनी में आती है, करण को देखकर उसका सर चकरा जाता है। पागल हो गया तुम? ये सब क्या है? और ये कार किससे उधार लेकर आए हो? मेरी कार है मैडम, और ये रिंग बिल्कुल आपकी साइज़ की है। भले आपके हाथ को कभी टच नहीं किया, पर अंदाज़ा लगाने में इस जौहरी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मेरा नाम है करण, मैं एक डायमंड मर्चेंट का बेटा हूँ। प्रिया करण की इस अदा से उसकी दीवानी हो जाती है। फिर क्या था, अब रोज़ करण ही प्रिया को कॉलेज से लाता, ड्रॉप करता, दोनों कॉलेज के बहाने घूमने निकल जाते, यहाँ वहाँ घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। मुझे पता है प्रिया, तुम्हारा जो मन करता है तुम सामने बोल देती हो, पर प्लीज़ मेरे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। हमारे घर में कोई ज़ोर से बात नहीं करता, सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सब संभाल लोगी, है ना प्रिया? मुझे पागल वागल समझ कर रखा है क्या करण? तुम्हारी माँ कौन सा मुझसे पैसे मांगने आ रही है जो मैं उनसे कलेश करने जाऊंगी? तुम भी ना यार करण, बेकार में शापा पालते हो। करण अपने पेरेंट्स को लेकर प्रिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। मुझे पता था मेरी बेटी जिस पर भी हाथ रखेगी वो छोटा आदमी नहीं होगा। हीरे के व्यापारी है तुम्हारे पापा, अच्छी बात है, खानदानी पैसा है। पर तुम क्या करते हो बेटा? अगर पूरी संपत्ति लुट गई तो घर कैसे चलाओगे? मेरा सब कुछ मेरा बेटे का ही है भाई साहब, और हमारे काम को करण ही संभालता है। वो अलग बात है कि ये किसी को दिखता नहीं है,
प्रिया के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि प्रिया को करण पसंद आ गया था और बहू बनकर प्रिया करण के घर आ जाती है। कितनी ठंड पड़ रही है ना इस बार करण, कमरे से नीचे जाकर खाना भी नहीं खा पाई मैं सही से। पता नहीं क्यों बैकलेस ब्लाउज बनवाना था मुझे। खुद की शादी में पानी पूरी नसीब नहीं हुई। कितनी बार वेटर को बोला कि कमरे में पानी पूरी भिजवा दो, पर दिमाग का पैदल बिना पानी की पूरी ले आ रहा था। अब बिना पानी की पानी पूरी कौन खाता है? अरे मेरी डार्लिंग, तो कल शाम को चलते हैं ना, तुम्हें पानी पूरी खानी है ना? बस उस पानी पूरी वाले के पास नहीं जाएंगे जो 10 की 3 पूरी देता है, वरना तुम फिर से नाराज हो जाओगी। अपनी सुहागरात वाली रात भी प्रिया बस यही डिस्कस करती रहती है कि शादी में वो क्या खा पाई और क्या नहीं। अगली सुबह प्रिया एक अच्छी बहू की तरह उठते ही रसोई में जाती है और सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी करती है। गर्मा गर्म पोहे, बिल्कुल मेरी पसंद के। अगर ये ज़रा भी ठंडे हो गए तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? हाँ बेटा बोल। मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ रही हूँ मम्मी जी, आप सभी का नाश्ता परोस दीजिए ना, क्योंकि ये ठंडा हो गया ना फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा। निमृत फौरन सभी को नाश्ता परोसती है और सभी खाने बैठ जाते हैं। वाह वाह, क्या पोहे बनाया तुमने बहू। मान गया मैं तुम्हारे हाथ के स्वाद को। अन्नपूर्ण लाया है करण तू तो। खाने के टेस्ट में प्रिया का कोई कंपटीशन नहीं है पापा, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सब कुछ परफेक्ट खाती भी है और लोगों को परफेक्ट खिलाती भी है। चलो अच्छा है, रसोई में जो कुछ था प्रिया ने उससे ही पहली रसोई बना दी, वरना अगर किचन की चीज़ों में भी वो डिफ़ॉल्ट निकालने लगती तो बेकार में पहले दिन ही सब कुछ खराब हो जाता। आधा दिन तो प्रिया एक अच्छी बहू की तरह ही अपने ससुराल में रहती है। ये देखकर करण अपनी बीवी से और खुश हो जाता है और रात को उसे ले जाता है पानी पूरी खिलाने। हाय राम, इतना ठंडा पानी, मेरे तो दांत ही अकड़ गए। ए पानी पूरी वाले, तू पानी पूरी खिलाता है या कुल्फी? मुझे तो लगता है भाई ये आइसक्रीम वाला है। ठंड में कोई इसकी आइसक्रीम खाता नहीं होगा तो पानी पूरी में आइसक्रीम डालकर दे रहा है। ये क्या बोल रही है आपकी मिसेस भैया, ज़रा समझाइए ना। कहाँ आप इतने बड़े व्यापारी और कहाँ आपकी बीवी ये उलझुल बातें कर रही है। लोग क्या कहेंगे? हीरे के कारोबार के यहाँ ऐसे 2-2 रुपए के लिए कलेश करने वाली लड़की आ गई है। प्रिया 2 मिनट चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 2 रुपए के लिए रो रही हूं मैं? अरे भाई 10 रुपए की पानी पूरी दे रहे हो तुम। 10 रुपए की कीमत नहीं होती क्या? वो भी इतनी ठंडी पानी पूरी। अरे ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म पानी पूरी होनी चाहिए। पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटी भी दो। एक तो इतनी ठंडी रात में आदमी आया, उसको गर्म पानी पूरी ना खिलाकर कस्टमर से बहस कर रहे हो। मैम, आप खुद भी पानी पूरी नहीं खा रही और हमारा भी स्वाद खराब कर रही हैं। कौन सी पानी पूरी गर्मा गर्म होती है? और होती है तो आप ही बनाकर खिला दीजिए हमें भी। क्या दोस्तों, सही कहा ना मैंने? हाँ तो बना दूंगी, और जो कुछ भी बनाऊंगी ना इन लोगों से बेटर ही बनाऊंगी। बस पानी पूरी वाले की बात को प्रिया ऐसी पकड़ती है कि गरम पानी पूरी बनाने की ठानी लेती है। अगली सुबह प्रिया 4 बजे ही उठकर खुद पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती है। उस पानी पूरी वाले को चैलेंज तो कर दिया मैंने, पर यह पानी पूरी बनती कैसे है? मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ, वही कुछ बता पाएंगी। प्रिया अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। इतने सवेरे सवेरे फ़ोन किया बेटा, सब ठीक तो है ना? कहीं समधन जी? अरे मुझे पता ही था तेरी कुंडली में दोष था। जिस घर में जाएगी वहाँ औरतों की संख्या कम हो जाएगी। ये दोष पीछा छोड़ता ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? अरे मम्मी, मेरी सास बिल्कुल भली चंगी है। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि पानी पूरी की पूरी कैसे बनती है। हाय मेरी बेटी काम भी करने लगी। लोग ठीक कहते हैं, शादी के बाद लड़कियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं लगता। चल सूजी और आटा ले ले। मनीषा बताती जाती है और प्रिया ट्रायल लेती जाती है। ये पूरियां तो गोल नहीं हो रही। सुबह की 4 बजे उठी प्रिया को सुबह के 10 बज जाते हैं, पर अभी भी पानी पूरी ही बनाती रह जाती है वो। सुबह 5 बजे वॉक पर जाने के लिए उठा था मैं। बहू तब रसोई में थी। मैं वहाँ से आकर सो गया, तब भी बहू रसोई में थी और अभी भी बहू रसोई में। खुद के हनीमून पर जाने से पहले ही इतना काम करके थक जाएगी बहू, तो सफ़र का मज़ा कैसे लेगी? आते ही इतना काम कराना मुझे ठीक नहीं लगता। जाओ, जाकर आप हाथ बटाओ प्रिया का, भाई फ़र्ज़ निभाओ। मुझे लगा कि बहू करण के लिए कुछ स्पेशल बना रही होगी, सरप्राइज़। अब मुझे क्या पता था कि बेचारी सुबह 5 बजे की उठी हुई है। तभी रसोई से बाहर आकर प्रिया कहती है, 5 नहीं मम्मी जी, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं। अलार्म तो 3:30 का ही लगा दिया था, पर ठंड की सुबह आधे घंटे तो बिस्तर से बाहर आने में ही लग गया।
पानी पूरी की जो पूरी है ना वो गोल कैसे बनाऊं मम्मी जी? इतनी छोटी और गोल कैसे मिलती हैं पूरियाँ? आज दोपहर को ही हमें अपने हनीमून पर निकलना है और तुम ये पानी पूरी लेकर बैठ गई। मुझे तो लगा तुम सफर के लिए खाना पैक कर रही हो। आग लग जाए उस नैना की बोली पर। कोई चलते फिरते तुम्हें कहेगा कि तुम गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाओ तो तुम बनाने लगोगी क्या? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया ने आज तक कोई चैलेंज छोड़ा नहीं है, तो मैं ये चैलेंज क्यों छोड़ूं? आप मुझे बताइए मम्मी जी, गोल गोल पुरिया कैसे बनाते हैं? जैसे आटे की रोटी बेलती है ना, वैसे ही बड़ी सी रोटी बेल ले, फिर हाथ की कड़ी या चूड़ी से गोल गोल कट करके बाहर निकाल ले या फिर कटोरे का इस्तेमाल कर ले। अरे हाँ मम्मी जी, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कट करो फिर उसे फ्राई करो। अरे यार मम्मी, ये तो कितना आसान था। एक तरफ प्रिया गर्मा गर्म पूरियाँ तलती है और इधर करती है गर्म पानी। उसमें डालती है इमली और बहुत सारे मसाले और खौलते हुए पानी के साथ सॉफ्ट पूरियाँ अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ये है आप सबके सामने प्रिया की गर्मा गर्म पानी पूरी। देखो करण, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। 2 बजे निकलना है हमें और अभी तो बस 12:30 बजे हैं। 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, फिर पानी पूरी पैक कर लूंगी और उस पानी पूरी वाले और उस लड़की के मुंह पर मारूंगी। उसके बाद हम जाएंगे स्टेशन। पानी और पूरी ही तो है ये। पानी पूरी की जो पूरी होती है ना, वो बेटा कुरकुरी होनी चाहिए। ये तो आटे की पूरी की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है। पूरियों को थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है बहू, तब जाकर वो क्रिस्पी बनेंगे। पर कोई बात नहीं, तू एक बार हनीमून से लौट आ, उसके बाद कर लेना ये सब। हाँ बहू, और पानी भी इतना मत गरम कर देना कि किसी आदमी का मुंह ही जल जाए। ये तो लग रहा है नहाने का पानी दे दिया तूने। ठंड है तो पानी पूरी का पानी ज़्यादा ठंडा होने से स्वाद ज़रूर नहीं आता, पर इतना गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ठीक है। ये क्या बोल दिया मम्मी पापा ने? अब तो हनीमून जाना हो गया समझो, बेड़ा गर्क। प्रिया सीधा रसोई में जाती है और खौलते हुए पानी को फ्रिज में रखकर ठंडा करना शुरू करती है। अब ठीक है, ये पानी हो गया पीने लायक। पर अगर मैं पानी को नॉर्मल कर दूंगी और पूरी को क्रिस्प होने छोड़ दूंगी तो इस पानी पूरी में गर्म बचेगा क्या? ज्योति को कॉल लगाती हूँ, वही मेरी मदद कर सकती है। प्रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड ज्योति को कॉल लगाती है। अरे पागल, तो पानी पूरी में गरम मसाला डाल दे, हो गई ना गरम पानी पूरी। अरे वाह बहन, ये सही है। पता नहीं ये आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते। पानी पूरी में गरम मसाला डालकर शाम के चाय के वक्त प्रिया अपने ससुराल वालों को परोस देती है। जैसा लगे सच सच बताना करण, मैं नहीं चाहती कि बाहर वालों के सामने मेरी इंसल्ट हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी बता रहा हूँ प्रिया कि तुमने मसाला बहुत ज़्यादा डाल दिया है। और ये कोई बात नहीं हुई कि गरम मसाला डाल दिया तो गर्मा गर्म पानी पूरी बन गई। और ये पानी पूरी और नॉर्मल पानी पूरी में कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं लग रहा मुझे। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो ज़रा दिमाग लगा कर करो ना। प्रिया दिन रात सोचती रहती है और ज्योति से इस बारे में बात करती है। तुझसे बात करने के चक्कर में मेरे छोले जल गए। पानी पूरी के साथ छोले क्यों ना बनाओ? छोले के साथ पानी पूरी बनाती हूँ। पूरी और पानी नॉर्मल और साथ में रखती हूँ गर्मा गर्म छोले। छोले होंगे तो अच्छे से मसाले भी डाल पाऊंगी मैं पानी पूरी में। और लगातार 1 हफ्ते तक अपने ससुराल वालों को पानी पूरी खिलाने के बाद आज लाती है प्रिया गर्मा गर्म पानी पूरी टेबल पर। ये आखिरी बार है ना, उसके बाद तो हमें खाना मिलेगा ना बहू। अगर ये अच्छा हुआ मम्मी जी तो कल से खाना बनना शुरू। भगवान का नाम लेकर सभी पानी पूरी टेस्ट करते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है बेटा आपने, मज़ा आ गया। छोले डालकर पानी पूरी, वाह वाह वाह, क्या तीखापन, क्या खटाई। सही में प्रिया बहुत अच्छी पानी पूरी बना दी तुमने। तो फिर चलते हैं आज उस नैना को उधेड़ने। और उस पानी पूरी वाले को भी पता चलना चाहिए कि हीरे के व्यापारियों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बहू नहीं आई है। अपनी कार की डिक्की को पानी पूरी का चलता फिरता स्टॉल बनाकर करण प्रिया के साथ पानी पूरी वाले के पास निकल पड़ता है और वहां मौजूद सभी ग्राहकों को फ्री में प्रिया अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी खिलाती है। मान गई मैं आपको, आपने तो इतनी ठंड में सच में गर्मा गर्म पानी पूरी खिला दी सबको। सही में मैडम, अगर ऐसी पानी पूरी आप 50 रुपए की 5 भी देंगी ना, तब भी लोग आकर खाएंगे, लिख कर ले लीजिए। अरे नहीं, वो तो बस प्रिया को अपना चैलेंज कंप्लीट करना था। बाकी कोई नया बिजनेस करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इरादा कैसे नहीं था? अगली सुबह जब महेश मॉर्निंग वॉक से अपने घर आता है तो क्या देखता है? उसकी बहू रसोई की खिड़की से पानी पूरी खिला रही है सभी को। लगता है हमारी किस्मत में अब नॉर्मल खाना है ही नहीं। कुछ ऐसे गर्मा गर्म पानी पूरी सभी को मिलती है, बस प्रिया के ससुराल वालों को कुछ ज्यादा मिल जाती है।